हाँ तो स्टूडेंट्स हमको जो है अब जो है सेकेंड चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक लिखना है वान डे ग्राफ जनरेटर। तो क्या होता है वान डे ग्राफ जनरेटर, ठीक ना। तो पहले इसके जो है डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके फिर इसके प्रिंसिपल के बारे में और फिर इसके जो है हम बात करेंगे जो है वर्क फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है? तो वान डे ग्राफ जनरेटर को सबसे पहले बनाया था रॉबर्ट जेम्सन वान डे ग्राफ ने 1929 में, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रकार का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा हम जो है बहुत ही हाई वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जिस वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं उसका ऑर्डर जो होता है वो मिलियन वोल्ट्स में होता है, यानी नियर के अबाउट 10 का पावर 6 वोल्ट जो है वोल्टेज को जो है इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो आखिर इतने ज्यादा वोल्टेज को प्रोड्यूस कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका यूज होता है क्या करने के लिए, तो जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक ना, जैसे में इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया या फिर आयंस हो गए, इनको एक्सेलरेट कराने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी, हाई वोल्टेज की। तो वो क्यों एक्सेलरेट कराए जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल्स को भेजना होता है बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन से, तो वहां पे फिर जनरेटर का यूज किया जाता है और चार्ज पार्टिकल को भेजा जाता है जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ इसका जो है लिख दिया गया डेफिनेशन कि दिस इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। The resulting large electric field are used to accelerate charged particles like electrons, protons, ions, neutrons, etc. हो सकते हैं। अच्छा, जिनका उपयोग हम कहाँ करेंगे? That energy are needed for the experiments. This machine can generate high energy beams in the range of 10 million electron volt, ठीक है। अच्छा, इस वान डे ग्राफ जनरेटर को पढ़ने से पहले हमें दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट ये होता है कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है, एक फिगर बनाया गया है, अगर हम यहाँ का रिजल्टिंग रेडियस देखें, ठीक ना, तो ये r1 है और ये हमारा रिजल्टिंग रेडियस क्या है, r2 है, ठीक ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक स्फीयर ने हम लोग, तो यहाँ का रिजल्टिंग रेडियस क्या होगा, हमारा R3 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि R1 की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि अगर कोई चार्ज इसको दिया जाए पूरे सरफेस को, तो सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पे होगी, पॉइंट ए पे, क्योंकि पॉइंट ए का जो रेडियस है, रिजल्टिंग रेडियस, वो बहुत ही क्या है, कम। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी इज मोर एट शार्प पॉइंट। जो नुकीले पॉइंट होते हैं ना, वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है। और जहां पे ब्लर पॉइंट होता है, मतलब जहां पे बहुत सारा जो है, ये देखिए जैसे सरफेस दिख रहा है हमको, बड़ा सरफेस दिख रहा है, तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉम्ब बनाया गया है, कंघी आप लोग देखे होंगे, तो उसका जो नुकीला पॉइंट है ना, वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब इसी फिनोमिना का यूज करेंगे हम लोग, देखिए कहाँ, इस वान डे ग्राफ जनरेटर में, इसलिए आपको ये पहले बताना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पे ये जो भी चार्ज दिख रहा है ना, इसमें ये इस बेल्ट के सहारे जो है हम क्या करेंगे, किसी एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जो है भेजने का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। जो फिनोमिना होता है, चार्ज यहाँ से यहाँ जाकर और फिर जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया एक पॉइंट, इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो स्फीयर हो, अंदर वाले स्फीयर पे क्या है, हमारे पास 10 क्यू का चार्ज है और यहाँ हमने मान लिया 20 क्यू का चार्ज है, तो पोटेंशियल जो होता है वो बड़ा का हमेशा जो है ज्यादा होगा। देखिए क्या, अगर हम इसको क्या करें, दोनों को जो है कंडक्ट करा दें, ठीक ना, तो यहाँ पे जो भी ये चार्ज जो है छोटे वाले स्फीयर पे दिख रहा है ना, स्फीयर ए पे, हम चाहते हैं इसको बी पे भेजना, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको कनेक्ट करा देंगे, तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर वाले पे, यानी इस पे कितना चार्ज आ गया, 30 क्यू का। तो हम किसी न किसी मेथड द्वारा जो है इसको क्या करेंगे, भेजेंगे, ठीक ना। उसके लिए हमने यहाँ पे बेल्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दो पॉइंट याद रखना है। अब देखिए हम इसके वर्क फंक्शन को समझते हैं और इसमें कौन कौन से जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक सोर्स। क्या होना चाहिए, सोर्स। सोर्स का मतलब जिससे हमको चार्ज मिल सके। तो इसके लिए हमारे पास एक हाई वोल्टेज का क्या है, यहाँ पे सोर्स दिख रहा है आपको, ठीक है।
ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हमने क्या किया है कि कनेक्टेड करा दिया है एक जो है किसी कॉम्ब से, मेटल ब्रश भी बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोला जाता है, मेटल ब्रश भी बोल सकते हो, ठीक है, मेटल का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से हमने इसको जोड़ा, तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे आएगा और इकट्ठा हो जाएगा इस नुकीले सिरे पे। अब देखिए नुकीले सिरे पे इकट्ठा हो गया, यहाँ हमने मोटर ड्राइविंग पुली लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, मोटर ड्राइविंग पुली, यानी कि ये अब चार्ज जो है यहाँ से पहुंचेगा इस पे, ठीक है। ये जो है बेल्ट लगाया गया है, इंसुलेटिंग बेल्ट, यानी ये चार्ज को खुद लेगा नहीं, ये चार्ज को कैरी करने का काम करता है, ठीक ना। ये जो सपोर्टिंग बेल्ट लगाया गया है, ठीक ना, जो पट्टी लगाई गई है, ये जो है क्या होता है कि चार्ज को कैरी करने का काम करता है। अब देखिए तो ये दोनों जो हमारे ये लगाए गए हैं, जो पुली लगाए गए हैं, ठीक ना, ये मोटर ड्राइविंग होते हैं, मोटर से चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज को लेके जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे लेके जाएगा। ये सारे के सारे चार्ज हम जानते हैं कि जहाँ पे नुकीला सिरा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो जाएंगे। अब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर इसके सहारे जो है ये चार्ज क्या होंगे, धीरे धीरे इस बड़े वाले स्फीयर पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। फिर ये बेल्ट बताइए अब जो है ये चल के यहाँ आ गया होगा, ठीक ना, यानी कि ये बेल्ट के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं होगा इधर वाले पे। फिर ये क्या करेगा, फिर तब तक यहाँ से कुछ न कुछ चार्ज आ गए होंगे, फिर ये बेल्ट यहाँ से यहाँ इसको लेके जाएगा, फिर ये इस जो है पंप के माध्यम से इस पूरे जो है सेल पे क्या होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़े अमाउंट पे क्या स्टोर हो गया होगा, चार्ज स्टोर हो गया होगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू क्या, KQ/R, ठीक ना। ये V जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q का। तो बताइए यहाँ पे बहुत सारा चार्ज क्या हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। तो बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो चुका है, तो इस सरफेस का पोटेंशियल भी बहुत क्या हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा हो गया होगा। तो इस तरह से हम एक छोटे से सोर्स से जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल प्राप्त कर लिया, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्राप्त कर लिया, और ये जो काम करता है उस मशीन को ही क्या कहते हैं हम लोग, वान डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो वान डे ग्राफ जनरेटर जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे, कैसे ये काम करता है इसको भी याद रखेंगे, इसका वर्क फंक्शन क्या है, इसका खोज कौन किया था, ये सारी बातें इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 का। अब हम जो है आगे बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। अब इसको जो है पहले आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेके और इसका जो है आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा थर्ड लेसन होगा। लेसन का नाम क्या है आप जानते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बड़ा लेसन है, उसको जो है अच्छे से कवर करना है, ठीक है। थैंक यू।